हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 11 यानी कि चैप्टर 11। जो आज हमारी क्लास है वह है 11 यानी कि 11वीं क्लास है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। अभी तक जो है हम 11 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। और पिछला अध्याय हमारा जो 10 था वह था जलवायु परिवर्तन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हमने प्री प्लस मेंस को लेकर चले हैं, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे ओजोन परत के बारे में, यानी कि ओजोन लेयर। इसमें भी हम जो है प्री प्लस मेंस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये जो है वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जो है देख लीजिए। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे ओजोन परत का महत्व, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन, ओजोन संरक्षण के कारण, प्रभाव और उपाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ओजोन। ओजोन क्या है एक बार देख लीजिए। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन का एक विशेष अणु होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये हल्की नीली गैस है जिसकी गंध तीव्र होती है और ये वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओजोन जो है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो एक प्रश्न आता है कि ये कहाँ पाई जाती है, उसको देख लेते हैं। ये जो है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। साथ ही ये कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। पृथ्वी से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको हमने कई लेयर में बांटा है, तो उसमें से ही एक है स्ट्रेटोस्फीयर। अगर हम इसके लेयर की बात करें तो इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इसे ओजोन परत कहते हैं। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। नंबर एक, ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कितनी ऊंचाई पर। दूसरा, कौन सी जो है परत में, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्री में तो कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही इसको ही ओजोन परत कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार पृथ्वी की लेयर के बारे में। जैसे कि सबसे निचले जो स्तर पर होती है 0 से 15 किलोमीटर तक, उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। और अगर हम बात करें इससे ऊपर जो परत होती है उसको हम कहते हैं समताप मंडल। इससे ऊपर की परत को हम कहते हैं मीसोस्फीयर, और उससे ऊपर की जो परतें हैं उसको कहते हैं आयन मंडल। और उससे ऊपर जो होता है वहामंडल, यानी कि उसके बाद हम जो है अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है पृथ्वी को अलग अलग लेयर में बांटा गया है। हर लेयर की अपनी विशेषता है। इसको हम जो है जियोग्राफी में अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो दैनिक क्रियाएं जैसे कि वर्षा है, बादल बनना है इत्यादि जो है, यहाँ पर मौसमी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। मीजोस्फीयर जो है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आयन मंडल में रेडियो तरंगे जो होती हैं उनके संचलन के लिए होता है। तो इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, और किस तरह से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये जो है कितने से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर तक। अब बात करते हैं ओजोन परत के महत्व के बारे में। ये जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे और सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहते हैं। ये मानव में होने वाले त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि से बचाती है। कृषि, फसलों, वनस्पतियों और जलीय जीवों की सुरक्षा में ओजोन जो है ये सहायक होती है। और इसके अलावा हम देखें ये पृथ्वी के तापमान संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। सपोज कीजिए कि अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर सूर्य की जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह पड़ेंगी और इससे जीवन अस्त व्यस्त होगा। यानी कि जल्दी बुढ़ापा आता है और इसके बाद मोतियाबिंद भी देखा जाता है मनुष्यों के अंदर। इसके अलावा त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है और अन्य बीमारियां भी होने की संभावना होती है। साथ ही जो है पौधों को भी हानिकारक होती है ओजोन। ओजोन अगर ना रोके, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो पौधों के लिए भी हानिकारक होती हैं, जैव विविधता को नुकसान होता है। कई तरह के जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं ओजोन परत एवं यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण क्या है। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। यही जो है अल्ट्रावायलेट है जो सूर्य से आती हैं। ये 3 रूपों में हम इनको देखते हैं। नंबर 1 अल्ट्रावायलेट ए 315 से 400 एनएम।
ये दीर्घ तरंग वाली किरणें होती हैं जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। इनसे त्वचा का समयपूर्व बुढ़ापा एवं कुछ हद तक त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। साथ ही यूवीबी 280 से 315 एनएम तक होती हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वह मध्यम है और ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। इनसे सनबर्न, त्वचा कैंसर, आंखों को हानि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिलती है। यूवीसी जो है, यूवीसी 100 से 280 एनएम लघु तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं, अत्यधिक हानिकारक होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ओजोन परत इनको पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। इसके कारण क्या होता है कि ये तरंगे जो हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं और ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। सिर्फ दो प्रकार की तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। एक तो पहुंचती है यूवी, यूवीबी और यूवीए। तो ये दोनों आपको याद रखना है। महत्व मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं ओजोन क्षरण एवं ओजोन छिद्र के बारे में। ओजोन होल के बारे में प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से प्री में बनता है और ओजोन क्षेत्र कहाँ पर देखा गया है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मानव गतिविधियों के कारण ओजोन परत में ओजोन ओधोरी की मात्रा में कमी होने की प्रक्रिया को ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। इससे पराबैंगनी यानी कि यूवी बी विकिरणों का पृथ्वी की सतह तक अधिक पहुंचना संभव हो जाता है। ओजोन छिद्र क्या है, आखिर इसको देख लेते हैं। जब ओजोन परत में ओजोन की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है, विशेषकर किसी विशेष क्षेत्र में, तब वहां ओजोन छिद्र बन जाता है। यह छिद्र स्थायी नहीं होता है, लेकिन वसंत ऋतु में इसका आकार काफी बढ़ जाता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में जब लेयर पतली हो जाती है तो उसको ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र कहाँ अक्सर देखने को मिलता है, पाया जाता है, तो ये मुख्यतः जो है अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव पर और आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिला है। विशेषताएं क्या है कि ये मुख्यतः अगस्त से अक्टूबर दक्षिण ध्रुव में बसंत ऋतु में देखने को के दौरान मिलता है। साथ ही इस दौरान तापमान बहुत कम यानी कि -78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड बनते हैं जो ओजोन क्षरण में सहायक होते हैं, जो ओजोन के क्षरण में सहायक होते हैं। कौन से बादल? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये आपको याद रखना है। ओजोन क्षरण के लिए कौन से क्लाउड जो हैं सहायक होते हैं, तो कौन से होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही अगर हम बात करें ओजोन क्षेत्र का आकार हर वर्ष जो है अलग अलग होता है, तो कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। 1980 के दशक में इसका पता चला था, ये भी आपको याद रखना है। ओजोन क्षेत्र कैसे बनता है? वायुमंडल में छोड़े गए क्लोरीन एवं ब्रोमीन युक्त पदार्थ जैसे कि सीएफसी, हेलोन आदि स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में ये पदार्थ टूटकर क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु मुक्त करते हैं और ये मुक्त क्लोरीन ब्रोमीन जो है परमाणु ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर उन्हें ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया से ओजोन की मात्रा घटती है और ओजोन परत पतली होकर छिद्र के रूप में दिखाई देती है। ओजोन छिद्र के प्रमुख क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया है। एक तो है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर। चलिए अब देखते हैं सीएफसी एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर क्लोरीन एवं ब्रोमीन जैसे तत्वों को मुक्त करते हैं, जिससे ओजोन का नाश होता है, उन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो मैं इससे यही कहूंगा, ये जो है प्रश्न फ्री में तो बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनमें जैसे कि CFC11, CFC12, हेलोन्स जो है हेलोन्स 1211, हेलोन 1301। और इसकी इस बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी तरह से मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म, हाइड्रो ब्रोमो क्लोरोफॉर्म जो है ये कुछ क्षयकारी पदार्थ हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन के जो कुछ मुख्य स्रोत हैं यानी कि इनको कहाँ उपयोग किया जाता है, जो ये पदार्थ हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, तो इनको एक बार देख लीजिए क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जाता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पर किसमें किया जाता है, इसी तरह हेलोन्स का यूज किसमें किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज किसमें किया जाता है। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अग्निशमन यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे कि ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी हेलोन, ऑप्शन डी मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है और प्रश्न इस तरह से आए हैं और आगे आएंगे भी, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म जो है इसका यूज कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर की रेफ्रिजरेटर गैस में, एरोसोल स्प्रेयर यानी कि हेयर स्प्रे, डिओड्रेंट आदि में और फोम निर्माण में इनका उपयोग होता है। हेलोन्स की बात करें तो ये अग्निशमन यंत्र में उनका उपयोग होता है। साथ ही विमानन एवं रक्षा उपकरणों में भी इनका उपयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये औद्योगिक विलायक है
और साथ ही धातु सफाई ड्राई क्लीनिंग में इनका उपयोग होता है और रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये सब पहले जो है एनेस्थेटिक संवेदनाहारी यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में इनका उपयोग होता था, यानी कि जो नशे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये रसायन उद्योग में ब्लैक के रूप में भी कार्य करता है। HFC HCFC जो है ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो CFC के विकल्प के रूप में रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है और फोम उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। HBFC जो है यानी कि हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जो है इनका उपयोग विशेष औद्योगिक एवं शोध कार्यों में सीमित है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया और प्रभाव को देखेंगे। ओजोन क्षरण की रासायनिक प्रक्रिया है, इसको देखते हैं। CFC जैसे कि यौगिक समताप मंडल तक पहुंचते हैं, ये जो है समताप मंडल तक पहुंचेंगे और इसको तोड़कर क्या बनाएंगे, क्लोरीन में बना देते हैं। और क्लोरीन जो है यूवी विकिरण की ऊर्जा से CFC अणु टूटकर क्लोरीन मुक्त करते हैं। साथ ही मुक्त क्लोरीन O3 के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ये जो है O3 से अभिक्रिया करता है और इसको ऑक्सीजन में बदलता है। और जब ये ऑक्सीजन में बदलते हैं तो ये खाली स्पेस बन जाता है और यहाँ से हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। तो ये आप समझ गए हैं, क्लोरीन पुनः मुक्त होता है और हजारों अणुओं में टूटकर नष्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं ओजोन क्षरण के प्रभाव जो कि मानव स्वास्थ्य पर हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न सीधे मानव स्वास्थ्य से भी पूछ लिया जाता है। तो यूवी विकिरण में वृद्धि से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव देखा जाता है। एक तो त्वचा कैंसर, दूसरा मोतियाबिंद, तीसरा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, इसके अलावा त्वचा की समय से पहले बूढ़ी हो जाना, सनबर्न, झुर्रियां, त्वचा का काला पड़ना आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। ओजोन क्षरण के वनस्पति पर प्रभाव भी देख लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं कि पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है, फसल उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन की स्वास्थ्य संख्या जो है घटती है, जिससे जलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। वनों की वृद्धि रुकती है और जैव विविधता को नुकसान होता है। संवेदनशील प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन क्षरण के प्रभाव की बात करें अन्य भौतिक सामग्रियों पर, तो जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, पॉलीमर आदि जल्दी खराब हो जाते हैं। रंग बिरंगी जो वस्तुएं हैं उनका रंग पीला पड़ जाता है या फीका पड़ जाता है। कुछ रसायन तेजी से टूट जाते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। भवनों के पेंट एवं कोटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, यहाँ से प्रश्न सीधे आपके बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ओजोन से। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा इसका प्रश्न बनता है ये कब अपनाया गया, कब लागू हुआ, ये भी प्रश्न बनते हैं। और साथ में एक प्रश्न और बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले पदार्थों यानी कि ODS के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका उद्देश्य है। और ये कब अपनाया गया, ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। दोनों बातें आपको याद रखनी है। साथ ही लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। इसको जो है प्रमुख तथ्यों के रूप में देखें तो स्वीकृति कब मिली, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में। लागू 1 जनवरी 1989 को। उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। प्रबंध सचिवालय कहाँ है, UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम। हस्ताक्षरकर्ता देश जो है पहले 24 देश हुआ करते थे, लेकिन अब 197 से अधिक देश जो है हस्ताक्षर करता है। ये प्रोटोकॉल समय समय पर संशोधित होता रहा है। लंदन संशोधन 1990 में, कोपेनहेगन 1992 में, वियना 1995, मॉन्ट्रियल 1997, बीजिंग 1999। सफलता का उदाहरण की बात करें तो ओजोन क्षरण में कमी और ओजोन परत की क्रमिक पुनः प्राप्ति देखी गई है। तो ODS के चरणबद्ध उन्मूलन की समय सीमा है, इसको एक बार जो है आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। सफलता के प्रमाण की बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ओजोन क्षरण की दर में भारी कमी आई है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत छोटा हुआ है। ओजोन परत के 2050 के आसपास 1980 के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। ये प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सबसे सफल जो पर्यावरणीय संधियों में से माना जाता है, तो आपको याद रखना है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि 16 सितंबर की डेट आपको याद रख लेनी है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दिवस मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है।
ओजोन दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगर मैं बात करूं अब तक मैंने जितना बताया है उन सबसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यही है। चलिए अब आगे देखते हैं। किगाली अमेंडमेंट, किगाली संशोधन एवं ओजोन संरक्षण क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से बनता है कि किगाली संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन से। तो किगाली संशोधन 2016 में रवांडा के किगाली शहर में आयोजित COP22 यानी कि UNFCCC के दौरान अपनाया गया। ये 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। उद्देश्य HFCs यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में चरणबद्ध कमी करना है, जो ओजोन परत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते परंतु शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। किगाली जो संशोधन है इसके प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। HFCs के उत्पादन और उपभोग में वैश्विक स्तर पर क्रमिक एवं नियंत्रित कटौती करना। ये संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किया गया और इसका कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। ये न केवल ओजोन परत की रक्षा करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। HFOs प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा देता है। साथ ही वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने में मल्टीलेटरल फंड की सहायता भी जो है इसमें लाई गई है। HFC के चरणबद्ध कमी की समय सीमा जो है इसको आप जो है एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि गाली संशोधन किससे संबंधित है, कब लागू हुआ, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुआ ये भी आपको याद रखना है। ओजोन क्षरण के प्रमुख उपाय की बात करें तो ODS यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध एवं नियंत्रण, CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसॉल आदि का प्रयोग, प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग को बढ़ावा देना, जन जागरूकता अभियान, ओजोन परत बचाओ पृथ्वी बचाओ, कानूनों का प्रभावी अनुपालन एवं मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रिसाइकलिंग एवं सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन से ODS रिसाव को रोकना आदि। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके जो आगामी परीक्षा हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि इनको मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपकी प्रीवियस की परीक्षाएँ और जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हों। तो आप जो है इनको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए और खुद को जाँचिए कि आपने अभी तक जो सीखा है वो कहाँ तक आप जो है सीख पाए हैं। क्योंकि यही मेन मकसद है इनको लाने का। अगर हम मैं बात करूँ स्पेशल जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको अलग से एक वीडियो दूँगा जो कि आपके जो रैपिड रिवीजन होगा यानी कि मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा रिवीजन होगा वन शॉट रिवीजन। ठीक है? तो वन शॉट रिवीजन के रूप में मैं आपको अलग से वीडियो दूँगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, ताकि आप जो है क्विक रिवीजन कर सकें अपने सभी जो पॉइंट हैं उनके बारे में। ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण किस स्तर पर पाया जाता है? तो मैंने आपको बार-बार बताया है ये कौन-सा स्तर है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत की खोज किसने की है? तो ये की है सिडनी चैपमैन ने। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही ओजोन परत की क्षति पहुँचाने वाले प्रमुख रसायन कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि ऑप्शन ए सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये कब किए गए? 16 सितंबर 1987 को यानी कि ऑप्शन ए सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो ये कौन सा है? 2030 है। जो मैंने लिस्ट दी थी वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसलिए मानव की या फिर पृथ्वी की, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की छतरी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ओजोन छिद्र मुख्यतः किस क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि ऑप्शन बी सही है। किगाली संशोधन की बात करें तो ये किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है कौन सा क्षति नहीं पहुंचाता है? तो ये देखिए CFC क्षति पहुंचाता है, हेलोन्स भी क्षति पहुंचाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पहुंचाता है, जबकि CO2 नहीं पहुंचाता है। ये कैसी गैस है? ये है ग्रीन हाउस गैस। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न फिर से वही आ गया है और ये काफी महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला हमारा जो चैप्टर है अध्याय 12 है वह है वैश्विक पर्यावरण एवं समझौते और संधियां, जिनमें हम UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, CBD, रामसर कन्वेंशन, साइट्स, CMS
यूएनईपी, आईपीसीसी, आईयूसीएन और इन सब के बारे में करंट से रिलेटेड चीज़ें भी उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई सजेशन हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।